जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में और फिर उसके बाद सीमेन के बारे में। दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आज। तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए सीधे बात करते हैं हम स्पर्म में। एक तरफ इधर डायग्राम बना हुआ है और एक तरफ हम कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, जो भी बात है, सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली पहले उस चीज को समझते हैं, कौन सी चीजें कैसे और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरे स्पर्म के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। स्पर्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है हेड होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है नेक, तो नेग्लिजिबल होता है वो। फिर बीच का बड़ा सा पार्ट होता है जिसको मिडिल पीस बोलते हैं और लास्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो टेल होता है। तो अगर नेक को भी कंट्रीब्यूट करें तो 4 पार्ट होते हैं और अगर नेक को कंट्रीब्यूट ना करें तो केवल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पर नेक है भले छोटा है पर है तो पार्ट, तो इस तरीके से टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिसमें सबसे बड़े जो पार्ट होते हैं वो सबसे बड़ा पार्ट में टेल आता है। फिर उसके बाद ये दोनों बराबर इसके होते हैं, मतलब बराबर लेंथ के होते हैं। ठीक है, 5 माइक्रोन का ये भी होता है, 5.0 माइक्रोन का ये भी होता है। जबकि जो नेक होता है सबसे स्मॉलेस्ट पीस होता है 0.3 माइक्रोन का होता है और सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है 40 to 50 माइक्रोन का वो टेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पार्ट्स जो होते हैं बॉडी को डिवाइड करते हैं। सबसे आगे वाला जो हेड पार्ट है, हेड रीजन है, उस हेड रीजन में मेनली 2 चीजें मौजूद होती हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा एक्रोसोम और दूसरा जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। एक्रोसोम में क्या भरा होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए, जैसे स्पर्म लाइसिन हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म लाइसिन में भी कई 2 तरीके के एंजाइम आते हैं। पहला एंजाइम जो होता है वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम आता है और दूसरा जो होता है वो एक्रोसिन नाम से एक एंजाइम आता है। ठीक है, दोनों का काम क्या होता है, जब एग को पास पहुंचेंगे तो एग के पास में जो एग की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है जोना पेलिसिडा, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने पे और उसके जोना पेलिसिडा के मेम्ब्रेन के आउटर साइड में भी एक हाइलोरोनिक एसिड से बनी हुई और साथ में सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, इन दोनों से मिल करके एक बनी हुई लेयर होती है, उस लेयर को तोड़ने में मदद करते हैं। तो जो इसमें एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होते हैं उसके बीच बीच में हाइलुरोनिक एसिड होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर बाद में उसके बाद जो एक्रोसिन होता है वो अंदर वाली जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन को उसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है। तो एक्रोसोम में 2 एंजाइम्स होते हैं। दोनों एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, एक साथ दोनों कहलाते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन क्या होता है, एक प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इलांगेटेड न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, है ना, ट्रांसवर्सल इलांगेटेड होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो स्पर्म है एक प्रकार गैमीट है तो जो जेनेटिक कंटेंट है वो हेप्लॉइड होता है। कैसे होता है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होता है। ठीक है, हेप्लॉइड है मतलब कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अब इसमें इस एक स्पर्म में जो क्रोमोसोम होंगे वो आधे होंगे हेप्लॉइड बोले तो n होंगे। ठीक है, और ये कितना है, ये 2n के बराबर है। ठीक है, तो इसका आधा 23 हो जाएंगे। अब 23 में देखो 2 प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम। दोनों कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं 22+X वाले होते हैं और वहीं पर कुछ क्रोमोसोम होते हैं 22+Y वाले होते हैं। ठीक है, अब जो X वाला है उसको हम गाइनोस्पर्म के नाम से बोलते हैं और जो Y वाला है उसको हम एंड्रोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो जब इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे दोनों चीज मिल जाएंगे अपन को। ठीक है, इस प्रकार से न्यूक्लियस के आधार पे स्पर्म को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक स्पर्म कैसा हो जाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है गाइनोस्पर्म, ठीक है, और ये है एंड्रोस्पर्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द स्पर्म, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज गाइनोस्पर्म एंड अनदर इज एंड्रोस्पर्म। ओके, अब जैसे ही हम न्यूक्लियस के नीचे की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियस के नीचे की तरफ हमें 2 सेंट्रोल्स मिलते हैं। एक ऊपर वाला जो होता है उसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है, ये वाला जो सेंट्रोल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये होता है डिस्टल सेंट्रोल होता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये दोनों सेंट्रोल नेक के एक ऊपर साइड और एक नेक के नीचे साइड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होते हैं, नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक का ऊपर वाला जो पोर्शन, जैसे मेरी गर्दन है तो गर्दन का ये ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, और इसी गर्दन का जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें कौन सा मौजूद होता है, डिस्टल सेंट्रोल मौजूद होता है।
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देखिए, जब भी जो एग होता है, एग जब फर्टिलाइज करता है तो उसको फर्टिलाइज कौन करता है? स्पर्म फर्टिलाइज करता है। उसका न्यूक्लियस जाकर के उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, जिसको हम सिंगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इतनी याद रखिएगा बात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका काम क्या होता है। तो देखो, जो एग होता है, एग के पास खुद अपना सेंट्रियोल नहीं होता है, और जब तक उसका खुद का अपना सेंट्रियोल नहीं है तब तक वो डिवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि डिवीजन में जो माइटोटिक डिवीजन होता है या मियोटिक डिवीजन, कोई सा भी डिवीजन हो, उसमें सेंट्रियोल बहुत बड़ी रोल अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है, जो इस स्पर्म का सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये जाकर ये भी न्यूक्लियस के साथ साथ एग के अंदर जाता है, और एग के अंदर जब जाता है तो उस एग को फिर क्लीवेज करवाने में मदद करता है। ठीक है, क्लीवेज एक विशेष प्रकार का डिवीजन होता है, जिसके बारे में हम लेटर ऑन फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, फिर से रिपीट करें, एक पॉइंट है कि जो जाइगोट बना है उस जाइगोट को क्लीवेज करवाने में मदद करेगा, बस इतना पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिस्टल सेंट्रियोल की। डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है? स्पर्म के अंदर एक पूरा एक्सियल फिलामेंट बनाता है। कहां से लेकर के? इस पॉइंट से लेकर के, जो मिडिल पीस का ऊपर वाला पॉइंट है या फिर नेक का जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर के जो स्पर्म है, स्पर्म की टेल वाला पार्ट है, सबसे लास्ट का जो एंड वाला टेल वाला पार्ट है, वहां तक क्या बनाता है? एक एक्सियल फिलामेंट बनाता है। आपको जो येलो कलर की लाइन दिख रही है पूरा लास्ट तक यहां तक आई हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्सियल फिलामेंट किसने बनाया? डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया। एक्सियल फिलामेंट कैसे जाएगा? बोले जो मिडिल पीस है उसके सेंटर से होते हुए जाता है, और पूरे टेल के भी सेंटर से होते हुए गुजरता है। अब जब मिडिल पीस से बीच से होते हुए गुजरता है तो इसके चारों तरफ स्पाइरली एक स्पाइरल शेप्ड, जैसे देखो ये जो गया, पीछे से आया, फिर गया, फिर आया, ऐसे। तो स्पाइरली शेप्ड अरेंज्ड क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? बोली इसके अंदर जो भी पावर हाउस का काम करेगा, जो एनर्जी रिलीज करने का काम करेगा, क्योंकि ये स्पर्म खाता क्या क्या चीज इस्तेमाल करता है, कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? बोले ये फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करता है, और फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ढेर सारी होती हैं, ये फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से एटीपी या एनर्जी निकालती हैं। और किसको प्रोवाइड करती है? जो स्पर्म की जो टेल है, उस टेल को मोबिलिटी के लिए, क्योंकि मूव करेगा स्पर्म, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होगी? यहीं पे इस्तेमाल होगी। तो उसके जो मोशन है, जो मोबिलिटी है, उस मोबिलिटी में खर्च होने वाली जो एनर्जी होती है, वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है, प्रोवाइड की जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द जो एक्सियल है, या जो एक्सियल फिलामेंट है, उस एक्सियल फिलामेंट के आसपास जो अरेंज होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए ये बात हमने बात कर ली, और हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक सेंट्रियोल देखने को मिलता है, जो मिडिल पीस होता है उसके लास्ट में, और जो टेल होता है उसके सबसे पहले वाले पॉइंट में। ठीक है, जहां पे दोनों का मिडिल पीस और टेल का अटैचमेंट होता है, उसमें एक रिंग अटैच होती है। उस रिंग को हम बोलते हैं रिंग ऑफ सेंट्रियोल, या फिर रिंग सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी एक सेंट्रियोल होता है। बोले तो टोटल स्पर्म में कितने सेंट्रियोल? 3 सेंट्रियोल होते हैं। एक रिंग सेंट्रियोल होता है। रिंग सेंट्रियोल क्या करता है? जो टेल होती है और जो मिडिल पीस होता है, इनको दोनों को अटैचमेंट करवाता है, और साथ में उनको मूव करने के लिए इसको सपोर्ट करता है, किसको? टेल को सपोर्ट करता है। ठीक है, रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल का बस इतना ही काम होता है। उसके बाद फिर टेल आ जाती है। टेल जो स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और यही पूरे स्पर्म को मूव कराने में मदद करता है। ठीक है, किसकी मदद से मूव कराएगा? ये जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट ही पूरी टेल को मूव करवाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर का पार्ट बता दिया। अब सबसे ऊपर की तरफ आपको एक लाइनिंग दिख रही होगी। ठीक है, ये लाइनिंग जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवरऑल पूरे स्पर्म को कवर करती है, एक्सेप्ट द एंड पीस ऑफ टेल। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है टेल का, सिर्फ इसमें फिलामेंट होता है, एक्सियल फिलामेंट होता है। उसके चारों तरफ, ध्यान से सुनना, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, तो एंड ऑफ टेल है ना, जो टेल पीस होता है या जो टेल होती है, उसका एंड पीस जो होता है वो एंड पीस कवर्ड नहीं होता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या काम होता है, डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है। ठीक है, रिंग सेंट्रियोल का काम क्या होता है। इसके आधार पे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, और इसकी लेंथ के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। तो आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर करके रखिएगा, ठीक है। और अब हम आगे बात करेंगे, देखिए हर चीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ओवरऑल लेंथ, अगर हम जोड़ लेते हैं सबसे पहले ओवरऑल लेंथ, देखो 5 10 हो गया, और अगर 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो लगभग ओवरऑल जो लेंथ है, अगर इसको नेग्लिजिबल कर दें, हम कम कर दें या ना काउंट करें उसको हम, क्योंकि बहुत कम है, माइन्यूट है, तो इसकी ओवरऑल जो लेंथ होती है वो 50 से 60 माइक्रोन के आसपास होती है। कितनी होती है? 50 से 60 माइक्रोन होती है, ठीक है। तो एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज 50 टू 60 माइक्रोन, ठीक है। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म एक्सेप्ट द एंड पीस ऑफ टेल, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेड के बारे में, फिर उसके बाद मिडिल पीस के नेक के बारे में, फिर मिडिल पीस और टेल के बारे में। इस तरीके से इसके पूरे पॉइंट्स जो मैंने अभी तक आपको समझाए बताए, बस वो कंटेंट है, कंटेंट मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। हेड पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पहला एक्रोसोम होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक्रोसोम फॉर्म्स द कोनिकल टिप ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है? जो कोनिकल टिप होता है, कोनिकल टिप बनाता है, और दूसरा बीच का पार्ट होता है जो न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। एक्रोसोम सेपरेट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कौन से होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कॉल्ड स्पर्मलाइसिन। दीज एंजाइम्स एक्ट ऑन द बैरियर अराउंड द ओवम टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सब बता चुका हूं। इवन मैंने ये भी बता दिया कि इसमें कौन से दो एंजाइम होते हैं। और आगे बात करते हैं न्यूक्लियस। द स्पर्म हेड कंटेन्स इलांगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, जो स्पर्म होता है उसके पास क्या होता है? इलांगेटेड होता है, इलांगेटेड और हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इट कैरीज क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम types of X/Y, it is of two types, that is first one is gynosperm and second one is endosperm, सब बता चुका हूं, ठीक है। अगर मेल की जीनोटाइप की हम बात करें तो मेल का जीनोटाइप कितना होता है? 44 प्लस XY होता है। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो 44 प्लस XX होता है। कितना होता है बेटा? 44 प्लस में XX होता है, ठीक है। तो अब फीमेल से जब गैमीट बनेंगे तो एक जैसे ही होंगे, जबकि जो मेल से गैमीट बनेंगे वो दो प्रकार के होंगे, ठीक है। तो मेल की फीमेल की गैमीट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ओवम है, ठीक है। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, ये दोनों गैमीट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आगे बात करेंगे नेक्स्ट, हम नेक रीजन पे आ गए। नेक में जब हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट पीस होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, ठीक है, 0.3 माइक्रोन का ओनली होता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ सेंट्रोल इज फाउंड इन द नेक रीजन। नेक रीजन में दो पाए जाते हैं, पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रोल होता है। एक्सियल फिलामेंट क्या होता है? डिस्टल सेंट्रोल से अराइज होता है और पूरे बॉडी को, फिर लास्ट वाली जो नीचे की बॉडी होती है, पूरी बॉडी में क्या होता है? लास्ट पीस तक पाया जाता है, जो टेल की एंड पीस होता है वहां तक मौजूद होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिडिल पीस में आते हैं हम, तो मिडिल पीस में क्या होगा? एक्सियल फिलामेंट इज फाउंड इन द सेंटर एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन द स्पाइरल मैनर, मैंने बताया स्पाइरल मैनर में अरेंज होती है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, क्या करती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिंग सेंट्रोल प्रोवाइड्स सपोर्ट टू टेल। रिंग सेंट्रोल का काम क्या होता है? जो टेल होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मूवमेंट के लिए उसको सपोर्ट देती है। किसके लिए? अगर सपोर्ट भी चाहिए तो किसके लिए? मूवमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए, उसके अटैचमेंट के लिए, क्योंकि वही बार बार मूव करता है तो ये प्रोवाइड करने का कार्य करती है। और लास्ट पार्ट आता है टेल आता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। टेल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म व्हेन इट स्विम्स इन द फ्लूइड, है ना। जो भी फ्लूइड होता है, जो सीमेन होता है, फ्लूइड होता है, या फिर वेजाइनल फ्लूइड होता है ना, सर्वाइकल फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में तैरने में मदद करता है। अब हम कुछ पॉइंट बात करते हैं, नोट के रूप में कुछ पॉइंट बात करेंगे। कोई भी स्पर्म है, अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें तो उसका लाइफ स्पान जो होता है, स्पर्म का लाइफ स्पान जो होता है वो लगभग 24 से लेकर के 48 आवर्स तक का होता है। हालांकि दूसरी बुक इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। किसी किसी बुक में 4 से 5 दिन तक का भी इसका लाइफ स्पान दिया रहता है, लिखा रहता है, ठीक है। तो हमें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। बाकी मैंने बता दिया कि अदर बुक्स में कितना दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा स्पर्म की, है ना, जो स्पीड होती है, स्पीड कितनी होती है ये अब यहाँ पे दिया है ना, उसको पढ़ देना। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्म की स्पीड होती है वो 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर, 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड होती है, ठीक है। एंड सेक्रेशन, देखो जो स्पर्म होता है, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेशन होता है। जब हम स्पर्म मूव करता है, जैसे टेस्टिस से बाहर निकलता है, तो अब उसको अलग अलग जगह पे ढेर सारी उसको ग्लैंड्स मिलेंगी और ग्लैंड्स या फिर डक्ट्स मिलेंगी। उन डक्ट्स का जो सेक्रेशन होता है वो स्पर्म की मैच्योर होने के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ में उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो मैच्योरेशन एंड स्पर्म ऑफ स्पर्म, तो ये जो एसेसरी डक्ट्स होती है उनका सेक्रेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। साथ में ग्लैंड का भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीमेन की। पहला टॉपिक हमारा जो स्पर्म था, स्पर्म कंप्लीट हुआ, अब हम सीमेन की बात करेंगे।
देखिए जब हम सीमेन की बात करते हैं तो इसका जो पीएच होता है वो काफी वेरी करता है। 7.2 से लेकर के 7.6 तक का पीएच वेरी कर सकता है। ठीक है, अदर बुक्स में सब लिखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर अकॉर्डिंग टू ऑन एवरेज वैल्यू अगर हम ले तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो 7.4 होता है इसका पीएच, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन होता है पीएच। ठीक है, हम पीएच के बारे में बात कर लिए। अब हम स्पर्म काउंट के बारे में बात करें तो स्पर्म काउंट की अगर बात करें तो एक इजैकुलेशन में जो मेल होता है उसमें स्पर्म की जो संख्या होती है वो लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अभी जो इतने स्पर्म हैं इसमें भी 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के स्पर्म होने चाहिए और उस 60% के भी 40% कैसे होने चाहिए, विगोरस मेटोलिटी वाले होने चाहिए, मतलब जिनकी स्पीड बहुत तेजी हो, बहुत तेजी साथ वो गति कर सके, ऐसे स्पर्म होने चाहिए, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की संभावना अच्छे से बनती है। अदरवाइज फिर फर्टिलाइजेशन की संभावना थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेमेन के बारे में था। अब हम बात करेंगे फिर सर्वाइकल वेसिकल्स के बारे में। तो रुको एक मिनट पढ़ देता हूं पॉइंट में। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म्स कंस्टिट्यूट सीमेन। सीमेन क्या होता है बोले तो सीमेन स्पर्म, और स्पर्म के साथ में जितने भी सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, जो 3 प्रकार के ग्लैंड थे, सेमिनल वेसिकल्स, दूसरी ग्लैंड प्रोस्टेट और थर्ड जो ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है उसको मिला करके साथ में उसी में जब हम स्पर्म को जोड़ देते हैं तो अब इन चारों चीज का जो मिक्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, जो अल्कलाइन होता है एक प्रकार का। कैसा है, अल्कलाइन, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, उसका अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो अल्कलाइन होता है। इसकी एवरेज मतलब जो इसका वेरिएशन है, वेरिएशन कितना कर सकता है, 7.2 से लेकर 7.6 पीएच तक वेरी कर सकता है, एवरेज वैल्यू 7.4। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% क्या नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए एंड साइज। ठीक है, एंड 40% लीस्ट 40%, कम से कम 40% है ना, हैव देम सो विगोरस मेटोलिटी, उनके पास कौन सी विगोरस मेटोलिटी वाली होनी चाहिए ताकि अच्छी स्पीड दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब सेमिनल वेसिकल क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड होती है। अब इससे सेक्रेशन निकलता है, इसका जो सेक्रेशन होता है वो थोड़ा येलोइश होता है। ठीक है, थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है और साथ में स्टिकी होता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा, येलोइश होता है इसका सेक्रेशन, स्टिकी होता है और थोड़ा सा अल्कलाइन फ्लूइड होता है। कैसा होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। तो जी इसका जो अल्कलाइन पीएच दिया जाता है किसके द्वारा होता है, वो सेमिनल जो वेसिकल्स के द्वारा जो सिक्रेशन निकलता है उस सिक्रेशन के माध्यम से ही पीएच प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स फ्रुक्टोज, इसके पास क्या होता है, फ्रुक्टोज। मैंने बताया कि स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो उसको न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, वो फ्रुक्टोज को ही डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, जो काजेस क्या करता है, जो वेजाइना में जब ये रिलीज कर दिया था तो वेजाइना के कंट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ सक हो जाता है। ठीक है, यूट्रस की तरफ क्या हो जाता है, सक हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करता है, जो कंट्रक्शन होता है वेजाइना में कंट्रक्शन होता है उस कंट्रक्शन को करवाता है आफ्टर इजैकुलेशन। एंड एक चीज और होता है, सेमिनोजेलिन करके प्रोटीन्स होती है, उस प्रोटीन्स का नाम होता है कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ सीमेन। सीमेन का कोगुलेशन जो जब भी रिलीज कर दिया जाता है बाहर या इजैकुलेट कर दिया जाता है तो उसका जो सीमेन होता है, सीमेन के कोगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेमिनोजेलिन करके जो प्रोटीन्स होती है वो प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सब चीजें किसमें मौजूद होती है, जो सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा सेक्रेट किए गए फ्लूइड में मौजूद होती है। अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ का भी सिक्रेशन थोड़ा सा व्हाइट होता है। यहाँ का सिक्रेशन कैसा था, देखो येलो था, इसका सिक्रेशन व्हाइट था। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका क्या होता है, अल्कलाइन होता है, जबकि ये थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो अल्कलाइन वैल्यू है उसको और कम कर देता है। ठीक है, फिर भी इसको कम करने के बावजूद भी अभी भी कितना रह जाता है, वो 7.2 से 7.6 तक वेरी करता रहता है। तो मतलब जिसका सिक्रेशन ज्यादा होता है और इसका सिक्रेशन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कंटेन्स साइट्रेट, क्या क्या कंटेन करेगा, साइट्रेट, फॉस्फेट। ठीक है, एंड मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम में जो स्पर्म के अंदर एक एंजाइम था हाइलुरोनिडेज, वही एंजाइम इसके अंदर भी मौजूद होता है। इसके सेक्रेशन भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, जैसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम हो गया, साथ में लाइसोजाइम हो गया। तो इस प्रकार के कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन में। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। खासतौर पे ये जो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स में आप बहुत फोकस करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लास्ट में आता बेटा एक और ग्लैंड आती है हमारे पास, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब जो ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का काम क्या है, इट सेक्रेट्स सेक्रेशन कंटेन्स ट्रांसपेरेंट, थिक एंड स्टिकी अल्कलाइन फ्लूइड। देखो इसका भी अल्कलाइन है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ध्यान से सुनना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो थोड़ा एसिडिक होता है उसका सेक्रेशन, जबकि वहीं पे जो सेमिनल वेसिकल और साथ में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इन दोनों का सेक्रेशन कैसा होता है, अल्कलाइन होता है।
अब जिसका काम क्या होता है, ये जो होता है इसका फ्लूइड डिस्चार्ज करता है या म्यूकस से डिस्चार्ज करता है, रिलीज करता है। और वो शुरुआत में सबसे पहले ही जब इजेकुलेशन होगा उसके पहले ही पेनिस से बाहर आता है, इसलिए ताकि जो पेनिस का जो यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उस पाथ को क्या कर सके, वो न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज करने के बाद लुब्रिकेट कर सके ताकि आसानी से सीमेन उसमें से बाहर आ जाए। तो दो काम करता है, इट व्हिच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा एंड मेक्स इट अल्कलाइन। क्या करता है, उसको यूरेथ्रा को क्या बोलता है कि उसको अल्कलाइन बनाता है, और साथ में क्या करता है, उसको लुब्रिकेट करता है। तो दो काम हो गए किसके द्वारा, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स के द्वारा। तो ये हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, सीमेन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट हमारी स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, बोलिए एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इसको मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्मेटिड बनती हैं, तो स्पर्मेटिड कैसी सेल्स होती हैं, ऐसी गोल गोल सेल्स होती हैं, 4 स्पर्मेटिड बनती है एक स्पर्मेटोगोनिया से। अब ये स्पर्मेटिड अपने आप को स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट करना चाहती हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगी, बोले वहीं पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ बड़ी बड़ी कोनिकल शेप्ड की सेल्स होती हैं, जिनको हम पिरामिडल सेल्स या फिर सटोली सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो ढेर सारी बनी है, 3 के तीनों, सॉरी 4, ये 4 की चारों बनी हैं, ये चारों क्या करेंगी, अब उस सटोली सेल्स के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी। साइटोप्लाज्म में जैसे चली जाएंगे सटोली सेल के, तो साइटोप्लाज्म में ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, किसके रूप में, मैच्योर करेंगे किसके रूप में, या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके रूप में, स्पर्म के रूप में। ठीक है, तो ये इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्म के रूप में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या इसका नाम एक और होता है स्पर्मेटेलियोसिस बोलते हैं, या फिर इसी को एक और नाम से बुलाते हैं स्पर्म डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं। तो ये 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है प्रोसेस को। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बोलिए चाहे फिर आप स्पर्म बोलिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरी प्रोसेस हमारे पास स्पर्मिएशन। अभी जो मियोजेनेसिस हुआ, ये कहां पे हुआ, सटोली सेल के अंदर हुआ, स्पर्मेटोजोआ बन गया या फिर स्पर्म बन गया। अब ये स्पर्म क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से डायग्राम है, ये यहाँ पे ऐसे सटोली सेल है, अब इसके अंदर स्पर्म बन गए हैं, है ना, ऐसे ऐसे स्पर्म बन गए। तो अभी स्पर्म यहाँ पे फिर से जो ल्यूमेन होता है, पूरी सटोली सेल का बीच का जो पार्ट होता है खोखला, उस खोखले पार्ट में फिर से रिलीज किए जाएंगे। तो उस प्रोसेस को जब सटोली सेल से मैच्योर स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को फिर से रिलीज कर दिया जाता है, किसके, सटोली सेल के, सॉरी सटोली सेल बोल रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच में ल्यूमेन में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। इट इज द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सटोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब लास्ट में आता है बेटा इरेक्शन आता है। इरेक्शन क्या होता है, तो पेनिस जब भी सेक्सुअल स्टिमुलस आता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसके अंदर जो पेनिस होता है, पेनिस के अंदर ढेर अलग प्रकार के स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, उनके अंदर ब्लड भर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन बोलते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस बाय सेक्सुअल स्टिमुलस इज कॉल्ड इरेक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन बोलते हैं। अब लास्ट में आता है इजैकुलेशन। जब भी इरेक्शन होने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद दैट मींस क्वाइटस होगा, और उसके दौरान जब सीमेन रिलीज होता है, ध्यान सुना, पेनिस से सीमेन जस्ट बाहर निकलता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ निकलता, बाहर निकलता है, वेजाइना के अंदर निकलता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बस सीमेन पेनिस से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। रिलीज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड दैट इज सीमेन फ्रॉम द पेनिस इज नोन एज इजैकुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ एक और जुड़ी हुई प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन। तो जो अभी इजैकुलेशन हुआ है, अगर यही इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। और अगर बाहर होता है तो उसको हम नॉर्मली इजैकुलेशन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो अगर अंदर होता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे। ये ऐसी प्रोसेस इंसेमिनेशन व्हेन द सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं हर चीज आपको अच्छे तरीके से समझाया हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, आपको कैसा समझ में आया है कि नहीं आया एक्चुअल में, ये आप जानते हैं। और इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझे
मेरे पास तक इस चीज को बता सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आता है अथवा नहीं आता है। अगर नहीं आता तो कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसके लिए अलग से अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।